अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी सियासी आइनी मौजू के साथ। नाज़रीन, दो जो है वो ख़बरें बड़ी गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि आज़म खान साहब जो कि इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके टाइम के, उन्होंने एक मुबैना बयान दिया है, बल्कि 164 की स्टेटमेंट दी है जो कि रिपोर्ट की जा रही है, कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि साइफ़र जो एक ख़त था जो कि कोर्ट्स के अंदर लिखा गया था, उस वक़्त के जो एम्बेसडर थे यूएसए में पाकिस्तान के, उन्होंने लिखा था अपने मुतल्लिका इदारे को, जो कि बाद में इमरान खान साहब ने उसको जो है अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और एक पॉलिटिकल नैरेटिव डेवलप किया अपोजिशन के अगेंस्ट और इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट। नाज़रीन, इसकी क्या खद्दो हाल है, कानूनी तौर पर गवर्नमेंट जो है इससे क्या इस्तिफ़ादा उठा सकती है? जो स्टेटमेंट आज आज़म खान साहब ने दी है, क्या इसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? कोर्ट जो है वो इसका क्या जो है वो इसको वेटेज देती है इस तरह की स्टेटमेंट को, स्पेशली जब आज़म खान साहब पिछले एक माह से मुबैना तौर पर लापता थे? क्या इसके अंदर जो एम्बेसडर टू पाकिस्तान उस वक़्त के थे असद मजीद साहब, उनको इन्वॉल्व किया गया या नहीं किया गया? इन सारी हद्दोहाल को कानूनी तौर पर हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि आज जो दूसरी कानूनी खबर है वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज मिलिट्री कोर्ट के मुतल्लिक समाअत की, और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि जनाब मिलिट्री कोर्ट के अंदर इंसानी बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए और उनकी जो है वो पासदारी होनी चाहिए, ताकि जो भी लोग ट्रायल हो रहे हैं, देखें इसके अंदर पहले भी मैं वीलॉग कर चुका हूँ और बेशुमार दफ़ा कह चुका हूँ कि जो जिन्ना हाउस के ऊपर अटैक था उसको किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक हमारे इदारे के ऊपर अटैक था, हमारी जो है ऐसे शुहदा के ऊपर अटैक था जिनकी जितनी कंडेमनेशन की जाए वो कम है। लेकिन एट द सेम टाइम जो बात देखने वाली है वो ये भी है कि जनाब जो भी लोग कसूरवार हैं, उसके अलावा बेगुनाह जो लोग हैं उनको जो है वो उस तरह से मलूदे इल्ज़ाम ना ठहराया जाए, उनको सज़ा ना दी जाए, और जो लोग कसूरवार हैं एज़ पर लॉ उनको पनिशमेंट दी जाए। और मिलिट्री कोर्ट के ऊपर ये अक्सर ये बात आती है कि उसके अंदर फंडामेंटल राइट की जो है वो वायलेशन हो जाती है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें जो कि आम एक क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जिसको मद्देनज़र रखा जाता है और जिसकी बुनियाद के ऊपर बाज़ औक़ात जो लोग हैं उनको एक्विटल भी मिल जाता है, लेसर पनिशमेंट मिलती है, तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं टू द लोकल कम्युनिटी और इंटरनेशनल जो हमारे इदारे हैं उनके लिए भी। तो बस ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि क्या ये वाकई होनी चाहिए। और इसके अंदर जाहिर है कुछ लीगल पॉइंट जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट के हक़ में जो लोग हैं उनकी आर्गूमेंट, उनकी दलील भी जो है वो कारामद नज़र आती है। वो एक जो है वो एक वज़न रखने वाली एक दलील नज़र आती है, जो वो ये कहते हैं कि जनाब जो एक्स आर्मी ऑफिशियल थे और जो मौजूदा हैं उनका ट्रायल तो जाहिर है वो मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए ही होगा, उनका एक स्पेशल लॉ है। लेकिन आम एक सिविलियन का जो है वो जब ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के सामने होगा तो उसको एक काबिल एतराज़ चीज़ समझा जा रहा है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। दूसरा जो पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज बेंच में पूछा गया अटॉर्नी जनरल साहब से, वो ये था कि जनाब इसके अंदर कोई बंदा जो है वो कत्ल नहीं हुआ, तो ये बताया जाए कि इसके अंदर जितने भी जो मुबैना हमले थे, प्रोटेस्ट थे, उसके अंदर 302 की दफ़ात कैसे लगा दी, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब का ये कहना था कि जनाब इनका जवाब जो है वो, क्योंकि ये डोमेन है किनकी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो ये पंजाब गवर्नमेंट और केपीके की गवर्नमेंट जो है वो दे सकेंगी कि उन्होंने एफआईआर के अंदर 302 की दफ़ात क्यों शामिल की गई। नाज़रीन कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि एज़ पर लॉ पनिशमेंट के ऊपर किसी को कोई इतराज़ नहीं है। इसके अंदर जब ये एक अग्रेशन के अंदर, एक जल्दबाजी के अंदर, एक कानून को बाला ताक रखते हुए अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा तो उसके अंदर जाहिर है एक पब्लिक सेंटिमेंट भी होगा, और उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकती। अभी इस पे दलाइल बाकी हैं, आने वाले दिनों पे इसके अंदर फ़ैसला आएगा। लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग हुई उसके हवाले से ये दो नुकात बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो ये कि 302 की दफ़ात कैसे शामिल हुई, और दूसरा ये कि आम सिविलियन जो हैं उनके ऊपर आप किस तरह से ये मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए ट्रायल कर सकते हैं।
नाज़रीन दूसरी जो खबर, जैसा मैंने आपको पहले गुजारिश की कि एक साइफ़र आपको मालूम है, साइफ़र बुनियादी तौर पर एक लेटर होता है जिसे कोड्स में लिखा जाता है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया। वो हमारे जो एम्बेसडर हैं और जो मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल जैसे भी हमारी एम्बेसीज़ होती हैं, वो अपने इदारों को लिखते हैं ताकि उसके अंदर वो उनको कोड्स के अंदर बता सकें कि क्या मामला हुआ है। तो नाज़रीन ये जो साइफ़र है बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक कोड्स के अंदर लिखा गया लेटर होता है, और हमारे उस वक़्त के जो एम्बेसडर थे, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे यूएसए के अंदर, उन्होंने ये लेटर लिखा पाकिस्तान के अंदर जो उनका इदारा था, गालिबन फ़ॉरेन अफेयर का इदारा, उसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि जनाब जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया हैं, जो अमेरिका के डोनाल्ड ल्यू, उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे अगर आप इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाल देते हैं। ये उस लेटर के मतन है जो कि इमरान खान साहब अलेज कर रहे हैं। इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आज़म खान साहब का जो आज स्टेटमेंट है 164 का, उन्होंने ये अलेज किया है कि खान साहब ने ये कहा था कि जनाब मैं इस लेटर को इस्तेमाल करूँगा अपोजिशन के लिए और अमेरिका के लिए, और एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करूँगा जिससे उनको जो है पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, और एक आम जो पाकिस्तानी है उसको एक महरूमियत का एहसास होगा और वो उठ खड़ा होगा और वो बात करेगा और इसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उनका एक बयान आया है। अब इस बयान के ऊपर जो 3-4 चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं वो ये है कि इसके ऊपर मार्च के महीने में 27 मार्च को 2022 को इमरान खान साहब ने गालबन ये कहा, और उसके बाद उसी 30 को या 31 मार्च को गालबन इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी हमारा इदारा है उसकी एक मीटिंग भी आई, जिसके उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ भी जारी की कि जनाब इसको कंडेम करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो मुदाखलत कैसे कर सकता है। अगरचे इसके अंदर बाद में शहबाज शरीफ साहब ने भी नेशनल सिक्योरिटी की एक दोबारा मीटिंग बुलाई, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हमें कोई ऐसा एविडेंस अवेलेबल नहीं हुआ जिससे ये पता किया जा सके कि अमेरिका वाकई पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर मुदाखलत कर रहा है। नाज़रीन इस चीज़ से कतई नज़र लेकिन वापस आती है कि कानूनी तौर पर अब ये जो स्टेटमेंट है इसकी गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या इसके अंदर लकूनास छोड़ रही है। अगर खान साहब ने इसके ऊपर वाकई एक पॉलिटिकल माइलेज करने के लिए और पॉलिटिकल गेन के लिए इसको इस्तेमाल किया है तो इसके अंदर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट गवर्नमेंट उसने ये मामला गालिबन सितंबर में FIA के हवाले कर दिया था, और उन्होंने कहा जी आप तफ्तीश करें। उस तफ्तीश जब करने लगी FIA तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर सीख किया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से, जिसे अभी जुलाई के अंदर उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया 18 जुलाई को। उन्होंने कहा जी आप जाएं अपनी तफ्तीश का सामना करें, और अब उसी सारी तफ्तीश के अंदर और FIR के अंदर अब ये एक स्टेटमेंट 164 का बयान जिस पर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। मैं आपको बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जब भी कोई केस बनाती है तो उनको मद्देनज़र रखना चाहिए कि इतना स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए कि जिसके अंदर इंटरनेशनल इदारे भी आपको अप्रिशिएट करें, और लोकल जो आपकी अदालतें हैं वो भी उस चीज़ को उसके ऊपर सज़ा देने के लिए आपका एविडेंस को अप्रिशिएट कर सकें। अब एक तो ये है कि 1 महीने से आज़म खान साहब गायब थे, और उनकी एक स्टेटमेंट आती है 164 की जो कि अभी रिपोर्ट की जा रही है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी अब वो अदालत एट द टाइम ऑफ ट्रायल देखेगी। दूसरा ये है कि खान साहब ने इसके अंदर बिल्कुल अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट बार बार वो बदलते रहे हैं। पहले कहते थे जी अमेरिका करवा रहा है, फिर कहते थे जी लोकल गवर्नमेंट करा रही है। तो गवर्नमेंट इसके अंदर एविडेंस इस तरह का लाए कि जो कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल चीज़ों से हटकर आपने कोर्ट के अंदर साबित करना है। अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर रहेंगे तो फिर आप उसको साबित नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा जो FIA ने इसके अंदर लकूना छोड़ा है वो ये है कि ना इन्होंने जो उस टाइम के थे हमारे एम्बेसडर टू पाकिस्तान गालिबन असद मजीद साहब, उनकी स्टेटमेंट सफ़ा मिसल पे कोई नहीं है। फिर दूसरा ये है कि आज़म खान साहब की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू इमरान खान थे फॉर्मर, उनको ये नहीं स्टेटमेंट पे कहीं आ रहा कि जनाब आपने इतनी देर आप खामोश क्यों रहे,
پھر دوسرا یہ ہے کہ آڈیو لیک کو ایک کہا جا رہا ہے، دو بیسیکلی آڈیو لیک آئی ہیں جس کے اندر عمران خان، اسد عمر صاحب اور تیسرے جو ہے اعظم خان صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اس سائفر کو، اس لیٹر کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے پولیٹیکل مائلیج کے لیے۔ اس کا فورینزک ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور آنریبل سپریم کورٹ نے بھی اس کے اندر کہا ہے کہ اس کی ابھی ایویڈینشری ویلیو کوئی نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کو فورینزک کے ذریعے کورٹ میں ثابت نہ کر سکیں۔ تو یہ ناظرین کافی جو ہے وہ چیزیں ہیں جو پروسیکیوشن کو عمران خان کے اگینسٹ ثابت کرنا پڑیں گی، اور ایک سٹرونگ کیس اسی صورت کے اندر سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ سمپل پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے اوپر قانون جو ہے عدالتیں اس طرح سے ایکٹ نہیں کر سکتی۔ ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، کسی نئے ویلاگ میں کسی نئے قانونی، آئینی یا سیاسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔